हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट पे। हमने अपने पिछले वीडियो में महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात करी थी, तो आज हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, सोमन द बुआ एक ऐसे नारीवादी लेखिका थी जिन्होंने ये कहा कि महिलाएं पैदा नहीं होती अपितु समाज द्वारा बनाई जाती है। जब हम संपूर्ण परिवेश में स्त्रियों की परिस्थिति का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि पहनावे से लेकर उनके करियर, उनके लिंग, उनके काम करने के तरीके, हर तरीके से जो है उनके साथ भेदभाव होता है। यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ महिलाओं का आदर और सम्मान होता है वहाँ देवताओं की स्थिति जो या देवताओं का वास होता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताया था। अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि विश्व के लगभग सभी समाजों का जो स्तर है वो पुरुषों के समान नहीं है। तो उसमें फिर जो है महिलाओं को केवल परंपरागत जो कार्य होते हैं वही सौंपे जाते हैं, जैसे खेती करना, घर का काम करना, पशुपालन, पौधारोपण, खाद पानी, ये सब जो है छोटे मोटे कार्य जो है वो महिलाएं करती हैं। अगर वो काम पर भी जाती हैं या मजदूरी या अदर कोई काम करती है तो उनको कम वेतन या कम मजदूरी दी जाती है। नौकरियों में भर्ती में भी उनको जो है और पदोन्नति दोनों में जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जीवन भर माँ पिता की सेवा के बावजूद हिंदू समाज में मुखाग्नि देने का अधिकार केवल पुत्र को है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी घर के निर्णयों की जिम्मेदारी जो है वो उन्हें नहीं सौंपी जाती है। तो ये सब क्या है? ये भेदभाव है। तो हम जो है इसी विषय पर आज आप बात करेंगे कि इतने भेदभाव के बावजूद हम महिलाओं को सशक्त कैसे कर सकते हैं। देखिए, सशक्तिकरण जो है ये एक बहुत व्यापक शब्द है। अब सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक स्वरूप में समावेश होता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें कुछ विशेष आंतरिक कुशलताएं जैसे शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि महिलाओं को यदि हम सशक्त करना चाहते हैं तो केवल उनको हम अच्छे कपड़े या अच्छे आभूषण देकर सशक्त नहीं कर सकते, उनको हम मानसिक रूप से सशक्त कर सकते हैं, उनको हम आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं, उनकी परिवार में महत्ता बनाकर हम सशक्त कर सकते हैं। केवल उनको ऐसा ना समझा जाए कि वो केवल घरेलू कार्य करने के लिए जो है वो होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की माप करने के 4 तत्व कौन से हो सकते हैं जिससे हम ये सोचें कि विमेन एम्पावरमेंट है। तो इसके लिए कुछ जो 4 तत्व हमने बताए हैं वो ये हैं कि संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को भागीदारी दी जानी चाहिए, प्रशासन और प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, प्रोफेशनल और तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात बराबर का होना चाहिए और महिलाओं के प्रति आमदनी और उनकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति का अच्छे से जो है आकलन होना चाहिए। किसी भी देश और विकसित समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का हाथ होता है, किंतु विडंबना ये है कि समाज में उसे बराबरी का दर्जा शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि हम देखें तो सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, किंतु फिर भी जो है उन योजनाओं का लाभ वो नहीं प्राप्त कर पाती हैं। स्कूल कॉलेज में उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु आज देखिए आप स्कूल और कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है उनका। अपने दम पर जो है महिलाएं आज
बड़ी संख्या में डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, इंजीनियर सब नज़र में आती हैं, किंतु फिर भी जो है समाज उनके लिए वैसी भागीदारी नहीं निभा पा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि महिलाओं के विकास में जो बाधक तत्व है, जो हर्डल्स हैं, ठीक है, हर्डल्स इन विमेन डेवलपमेंट, उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण महिलाएं जो हैं वो उनको सशक्त करने की ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, पुरुष प्रधान समाज है, शुरू से ही हम बचपन से ही देखते आए हैं कि समाज में जो है पुरुषों का एक वर्चस्व है, जिसके कारण क्या है, महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाता है जिसको कि उन्हें मिलना चाहिए। एक जैसे पद होने के बावजूद भी जो है उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो काम होते हैं वो मोस्टली पुरुषों को दिए जाते हैं, और ये महिलाओं की यूँ कह दीजिए कि एक तौहीन है, अपमान है। अशिक्षा बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारी महिलाएं, आज कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70%। अभी हमारा रेशो और भी कम है। वह विवाह के समय दिया जाने वाला दहेज, इसके चक्कर में क्या है कि महिलाओं को उतना डेवलपमेंट करने ही नहीं दिया जाता कि ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी, ज़्यादा बड़े घर में रिश्ता ढूंढना पड़ेगा और ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। महिला उत्पीड़न, मतलब शादी होने के बाद, या अच्छा चलो छोड़ो, ससुराल में भी महिला उत्पीड़न को हम ना देखें तो ऑफिस में, कार्यस्थल में, रास्ते में आज हम इतना ज़्यादा महिला उत्पीड़न को देख रहे हैं कि मतलब सोच के ही लगता है कि महिला एक जीव है या एक वस्तु है। बलात्कार जैसी समस्याएं जो हैं पिछले 5-7 सालों में इतनी देखने को मिल रही हैं। भ्रूण हत्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उनका सोशल स्टेटस जो है वो एक जैसा नहीं है। औरतों और महिलाओं में पोषण की कमी पाई जाती है, न्यूट्रिशन की बहुत कमी पाई जा रही है महिलाओं के अंदर। सारे घर का ध्यान रखती है वो, किंतु अपना ध्यान नहीं रख पाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इकोनॉमिकली जो है वो फ्री नहीं है। आज महिला और पुरुष जो है दोनों बराबर कमाते हैं, किंतु फिर भी महिलाएं जो है अपना कुछ खर्चा करना होता है या महिलाओं को कहीं कुछ लेना होता है तो वो पुरुष पर डिपेंड होती हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बालिकाओं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज हम अखबारों में देखते हैं दुर्व्यवहार हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लैंगिक भेदभाव, देखिए ईश्वर ने सभी को बराबर बनाया है, किंतु फिर भी लिंग के आधार पर यदि किसी के साथ भेदभाव होता है तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, और भारत में जो है इसका बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि महिलाओं के कल्याण हेतु हमने क्या प्रयास किए हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है वो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के उत्थान के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उसके ऊपर है। और 2013 में जो है महिला सुरक्षा वर्ष भी जो है मनाया गया है। भारतीय समाज में महिलाओं के कल्याण हेतु, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें कामधेनु योजना, किशोरी बालिका योजना, स्वस्थ सखी योजना, सैनिटरी मातृ योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना, देवी रूपक योजना, बाल संरक्षण योजना, पंचधारा योजना, वात्सल्य योजना, भारत में ग्राम योजना, आयुष्मती योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कल्प वृक्ष योजना, ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना, ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं जिनके अंदर जो है महिलाओं के कल्याण हेतु प्रयास किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के कानूनों में भी बहुत अच्छे प्रभाव जो है दिए गए हैं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो महिला और पुरुष को राजनीतिक और सामाजिक आधारों पर समान अवसर देता है। अनुच्छेद 15 जो है वो महिलाओं को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 जो है वो नागरिकों को रोजगार के समान अवसर देता है। अनुच्छेद 39 जो है सुरक्षा तथा रोजगार का समान कार्य करके समान वेतन की भी जो है योजना है ये,
किंतु महिलाओं के ये जो अधिकार हैं, इनकी केवल जानकारी न होने के अभाव में ये आज तक महिलाएं जो है इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाती हैं। नेशनल विमेन डेवलपमेंट पॉलिसी जो 2001 में लाई गई थी, जिसको हम राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति भी कहते हैं, इसके अंदर भी निम्नलिखित बिंदु हैं जिनके ऊपर चर्चा की गई थी। जिसमें पहला है, देश में महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे वो सेफ महसूस कर सके और उनको ऐसा लगे कि वो मुख्य धारा में शामिल हैं। महिलाओं को मानव अधिकारों का, जो ह्यूमन राइट्स जिसको हम बोलते हैं, उनको उपयोग करने के बारे में उनको सक्षम बनाना, देश की महिलाओं को शिक्षा और रोजगार जैसी सामाजिक सुरक्षा में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, तो ये बहुत बड़े कार्य हैं जो महिलाओं के लिए किए गए हैं। साथ ही महिलाओं को समुचित कानूनी कार्रवाई और सामुदायिक प्रक्रिया को भी विकसित करना इसका उद्देश्य है नेशनल वीमेन डेवलपमेंट पॉलिसी का। समाज में महिलाओं को बराबर की भागीदारी देना, महिलाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महिला और पुरुषों को समाज में बराबर का दर्जा देना, महिला और बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध के रूप में व्याप्त असमानता को दूर करना भी जो है इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान जो है के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई गई हैं। राजनीति में उनको जो है वो पूरा यूँ कह दीजिए कि रिजर्वेशन भी दिया गया है ताकि वो राजनीति में आए। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी और संवैधानिक जो है वो प्रयास भी किए गए हैं ताकि वे करें, समाज की मुख्य धारा में आए। घरेलू हिंसा के भी उनके घरेलू हिंसा कानून जो है, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में बना था, वो भी लागू किया गया ताकि ये महिलाएं जो हैं या आप और हम जो हैं समाज में अपना बराबर का योगदान दिया जाए। देखिए, महिलाएं जो हैं हम जो या महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी विडंबना होती है ये देखकर कि आज भी जो है किसी भी हमारी जो स्थिति है वो शायद अशिक्षा के कारण या हमें फिज़िकली वीक मान लिया जाता है, इसके कारण जो है हम उन अधिकारों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो इसी पर ही आधारित था, जिसमें कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सारी सुविधाएं दी जाएं, दी भी गई हैं कानून की तरफ से, किंतु फिर भी हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। या यूँ कह दीजिए कि हमारा महिला सशक्तिकरण का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्माण करना, निर्णय की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो यदि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होगी और वे समाज की मुख्य धारा में कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगी। थैंक यू।